हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं आइसोमरिज्म के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि किस तरीके से हम बिना स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें हम आइसोमर को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे जिन तरीकों को यूज़ करके आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और बिना स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आइसोमर के नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से रिलेटेड। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि हम कुछ अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वाली सीरीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये पहला लेक्चर रहेगा जिसके अंदर हम लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि एम एस चौहान सर की बुक के क्वेश्चंस होंगे एंड कुछ दूसरे बुक्स से भी क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा स्टीरियो आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। अच्छा, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का एक सिंपल सा रूल है। क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो आपको क्या करना है, देखो हम एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, उसका जस्ट दूसरा जो है वो आप लोग सॉल्व करेंगे, यानी अल्टरनेट ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आप इन सारे सॉल्यूशन को जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे कि इसका आंसर ये है। और फिर अगर आपको चेक करना है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, या फिर हम लोग कम्युनिटी पोस्ट पर इनके आंसर जो है पहले से ही पोस्ट कर देंगे, जिससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर आपका आंसर गलत है। क्लियर है? और अगर किसी में एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट रही तो हम लोग वहाँ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो वैसे अगर कुछ स्टूडेंट्स ने, देखो मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन एम एस चौहान सर की बुक के क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों ने वो बुक सॉल्व कर रखी है, आपसे सॉल्व हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस बुक को अच्छे से सॉल्व करें। बहुत अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर आप वो बहुत अच्छे से बना पा रहे हैं तो आप लोग और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। राइट, चलिए तो देखो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर ऑफ डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन, यानी कि डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन हमें यूज़ करना है और उसके टोटल कितने आइसोमर बन सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग बहुत सिंसियरली नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप स्टार्टिंग फेज, अब देखो अगर आप लोग टारगेट के स्टूडेंट हैं और आपका जो है पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो लोग बिगिनर हैं वो क्या करें, एक अलग से नोटबुक बनाएं और एक बुक को क्या करें, पूरा का पूरा फॉलो करें। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एम एस चौहान सर की बुक को फॉलो कर रहे हैं या आप किसी भी दूसरी बुक को फॉलो कर रहे हैं, आप उस बुक को, जो भी बुक फॉलो करते हैं, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। ये आपका होमवर्क होता है, ठीक है। तो जब आप होमवर्क कर लेंगे, रेगुलर जब आप होमवर्क करेंगे तो आपकी तो प्रैक्टिस रहेगी, दूसरा कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहेगी। नहीं तो क्या होता है कि हम जब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, अगर हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम उस टॉपिक पर अच्छे से कमांड नहीं बना पाते। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक्स पर और उनका सॉल्यूशन अगर आपके पास में अवेलेबल रहेगा, आप नोटबुक में लिखेंगे, तो जब भी आप मान लो कहीं अगली बार उसको सॉल्व करें तो आपके माइंड में वो सॉल्यूशन रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग फेज में ही बहुत फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना सॉल्यूशन, तो कई बार होता है कि जब हम रिवीजन में जा रहे होते हैं तो हमें वो चीज़ वापस रिकॉल ही नहीं हो पाती है कि हमने किस मेथड से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो उसका बेस्ट सिंपल सा तरीका यही है कि आप लोग क्या करें, एक नोटबुक लें, उस नोटबुक में प्रॉपर ढंग से सॉल्यूशन लिखें। अब ऐसा नहीं लिखना है कि पूरा डिटेल में लिखना है, आपको अपने हिसाब से सॉल्यूशन लिखना है कि आप जब नेक्स्ट टाइम उसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो ये बेसिक सा तरीका होता है जो कि जो स्टूडेंट 11th क्लास में है या फिर 12th क्लास के अंदर है, उनके लिए ये ज़्यादा मेथड सही रहेगा। तो जब अब वो वापस टारगेट में, या फिर आप बोल सकते हो कि जब उनके पास में टाइम होगा या आपके पास में जब टाइम होगा, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वापस से, तो आपके पास में वो वापस कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से रिकॉल हो सकता है और आपके पास में पूरा सॉल्यूशन का सीट जो है वो बन जाएगा। क्लियर? चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो हाउ मेनी आइसोमर आर देयर ऑफ डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन। तो क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन आपको बनाना है। तो देखो पहले आप लोग साइक्लोपेंटेन बना लो। तो देखो एक तो ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है बताओ, दूसरा जो है वो ये बन सकता है, ठीक है। तीसरा क्या बन सकता है, तीसरा ये बन सकता है।
तो टोटल 3 ही स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल हो सकती है। इस क्वेश्चन को और अच्छे लेवल पे कैसे पूछा जा सकता है, मैंने सिर्फ आपको ये पूछा कि हाउ मेनी, देखो यहाँ अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चरल को डिस्कस करेंगे, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ी है, तो मैं स्टीरियो इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे लेवल से पूछना है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें स्टीरियो इंक्लूड कर सकते हो। जब आप इसमें स्टीरियो इंक्लूड करेंगे तो उसमें डायस्टेरियोमर्स भी आते हैं और एनेंशियोमर्स भी आते हैं, तो आप डायस्टेरियोमर को भी इंक्लूड कर सकते हो, आप एनेंशियोमर, केवल एनेंशियोमर को इंक्लूड कर सकते हो, आप दोनों को भी इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है? तो जब हम लोग स्टीरियो कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में मैं आपको पूरा प्रॉपर ढंग से एक सॉल्यूशन सीरीज या हम बोल सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें 2 से 3 लेक्चर में हम लोग अच्छे से टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चले, तो अभी के लिए अगर आप बात करें कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसमें 3 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है, बट तो 3 के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बुक में लिखा हुआ है कि आपको नेग्लेक्ट करना है एनेंशियोमर को, यानी कि आपको एनेंशियोमर्स इंक्लूड नहीं करने हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब हम एनेंशियोमर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो स्टीरियो को देखते ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, स्टीरियो में एक पार्ट और होता है, एनेंशियोमर के अलावा डायस्टेरियोमर्स भी होते हैं। डायस्टेरियोमर्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होते हैं, यानी कि अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टेरियोमर्स होते हैं। क्लियर है? तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टेरियोमर होंगे, यानी कि हम लोग इसमें डायस्टेरियोमर तो इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन एनेंशियोमर इंक्लूड नहीं कर सकते। एनेंशियोमर कब आएगा? जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर है? यानी कि जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। तो क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीके से अच्छे टाइप ऑफ इसी छोटे से क्वेश्चन से मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। क्लियर है? तो ध्यान रखें आप लोग, है ना। क्वेश्चन अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी तरीके से पूछा जा सकता है, उसको हम मल्टीपल तरीके से भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन के अंदर या अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं तो बताओ, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें डायस्टेरियोमर इंक्लूड करने की, तो देखो अभी हमने ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ा है। बट अगर आप ज्योमेट्रिकल जानते हैं तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा कि अगर हम इसमें ज्योमेट्रिकल भी इंक्लूड करेंगे। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है, देखो ज्योमेट्रिकल के लिए हमारे पास में जो भी साइक्लिक रिंग होती है, साइक्लिक रिंग की कंडीशन होती है 2 sp3 कार्बन विथ 2 डिफरेंट ग्रुप। ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास में 2 sp3 कार्बन, sp3 तो है लेकिन कोई भी ऐसा sp3 नहीं है जिसमें 2 डिफरेंट ग्रुप देखने को मिले। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर ये होगा, यानी कि ये वाला GI शो करेगा, तो मैं इसके नीचे GI लिख देता हूँ। तो इसकी कितनी स्ट्रक्चर आएगी? 2 स्ट्रक्चर। ये भी GI शो करेगा तो इसकी कितनी स्ट्रक्चर आएगी? 2। तो 2 2 4 और 1 5। तो बुक का इसका जो आंसर रहेगा वो 5 रहेगा, क्योंकि बुक के अंदर ज्योमेट्रिकल को कंसिडर करा गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद से करना है, मैं इस पर HW लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, मैं सेम क्वेश्चन वैसा का वैसा दूंगा, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम लोग। इसमें भी आपको वही करना है, अगर आपने GI पढ़ी है तो आप GI को इंक्लूड करें, अगर आपने GI नहीं पढ़ी है तो आप GI को छोड़ दें, स्ट्रक्चरल के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शनल ग्रुप कैन बी प्रेजेंटेड इन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। देखो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा हो सकता, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दिया गया और हमसे पूछा जाता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, यानी कि वो इनडायरेक्टली आपसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के ही क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहला जो स्टेप होता है, जब अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप DOU फाइंड आउट कर लो। अगर आप DOU फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कई बार जो है यहाँ पे आंसर प्रॉपर ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो DOU फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा रूल होता है, मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है कि हम DOU कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उसको जा करके देख सकते हो। यहाँ मैं इस फॉर्मूले के लिए DOU बताने वाला हूँ। देखो यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो होता है ये बाइवेलेंट स्पीसीज होता है, सही है क्या? ये होता है बाइवेलेंट स्पीसीज, और अगर ये बाइवेलेंट स्पीसीज है तो आपको बाइवेलेंट को नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, इसका मतलब कि आपको ये देखना नहीं है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बना आपका C4H10, क्या बना है? C4H10। C4H10 से देखो ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड और आपको इसको सैचुरेटेड में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? C4H10 से कहाँ जा रहे होंगे? C4H12, सॉरी ये तो फिक्स है ना, ये तो हम लोगों ने देखा नहीं। C4H10 तो ये सैचुरेटेड है, C4H8 होता है। ठीक है, C4H8 क्या होता है? अनसैचुरेटेड। ये C4H10 ही है और इसको हम लोग नहीं बदल सकते क्योंकि ये पहले से ही सैचुरेटेड है, और अगर ये पहले से ही सैचुरेटेड है
तो इसका डी कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि डी इसका 0 होगा। इसका मतलब कि क्लियर है, ना तो इस कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड होगा, ना ही इस कंपाउंड की रिंग बन सकती है। क्लियर है, तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग बना सकते हो। अगर इसका डी 1 होता तो डबल बॉन्ड भी हो सकता था और रिंग भी बन सकती थी। तो देखो एल्डिहाइड नहीं हो सकता। एल्डिहाइड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एल्डिहाइड के फॉर्मूले में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है, और जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा इसका मतलब इसका डी 1 हो गया। इसी तरीके से कीटोन भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेम इसका यही फॉर्मूला होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ बस एच लगा हुआ होता है और यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री होती है। एसिड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एसिड तो आप डायरेक्ट हटा सकते हो, क्योंकि एसिड जो फॉर्मूला होता है COOH होता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन होते हैं, जबकि आपको एक ही ऑक्सीजन दिया, बचा ऑप्शन अल्कोहल। क्लियर है क्या? तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो पहले आप डी फाइंड आउट कर लेंगे और डी फाइंड आउट करके आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपको दिया गया, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को यहाँ दिक्कत होती है, डिस्टिंक्ट टर्मिनल। अब जो ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाता कि C6H10 के टोटल नंबर ऑफ एल्काइंस कितने होते हैं, तो हर कोई जो है स्टूडेंट आराम से इसको कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन आपसे पूछा गया है डिस्टिंक्ट टर्मिनल एल्काइन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, पहले आप C6H10 के कर लो। देखो मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। क्या करना है, वही सेम। अभी देखो डी निकालने का वैसे कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि एल्काइन बोला गया है तो फॉर्मूला वो वैसे ही देगा, लेकिन फिर भी आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्या करें, हमेशा डी फाइंड आउट कर लें। तो C6H10 है ना, C6H10 जो होता है ये कन्वर्ट होता है C6H14 के अंदर। तो C6H10 को C6H14 में लाने के लिए हमें कितने मोल ऑफ H2 की रिक्वायरमेंट होती है, 2। तो आप ध्यान रखेंगे एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है, जब 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो डी भी कितना होता है, 2 होता है। 1 पाई बॉन्ड होगा तो डी कितना होगा, 1 होगा। सही है, तो यहाँ डी 2 है, ये क्लियर है, और ये यहाँ से भी पता चल रहा है, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप आराम से इसको कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है। आप C6H10 को मत सोच करके बनाओ, आप स्ट्रक्चर बनाओ C6H14 की, जो कि हमने लास्ट क्लास में बनाई थी, अगर आपको याद हो तो आप क्या करो, C6H14 की स्ट्रक्चर बनाओ। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, क्या ये 6 कार्बन की जो पेरेंट चेन में 6 कार्बन आएंगे, क्या एक ही स्ट्रक्चर बनेगी? बिल्कुल। अगली स्ट्रक्चर बनाओ 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। एक और स्ट्रक्चर बन सकती है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। ठीक है, इसके अलावा नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आप ये मिथाइल ग्रुप यहाँ लगाएंगे तो ये वाली और ये वाली आइडेंटिकल हो जाएगी। सही है, अब यानी कि 5 मेंबर की ये 1 2 ही बन सकती है। अब हम बात करेंगे 4 मेंबर की। तो 4 मेंबर में एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप दोनों को ही एक साथ लगा दो। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास में हो सकती है कि 4 मेंबर में मैं ये इस तरीके से लगा दूँ। सही है क्या? तो बहुत सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें टर्मिनल, हमें सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल ही देखना है। टर्मिनल के अलावा हम कहीं पर भी इसको नहीं लगा सकते। तो देखो मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा रहा हूँ। चलो मैं काम करता हूँ, मेरे पास में दूसरा कलर का मार्कर है, मैं ये ले लेता हूँ। तो देखो मैं अगर यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ सकता है। अच्छा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ तो 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो आप वैलेंसी को भी ध्यान में रखेंगे ना, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप लोग कर दो। ये यहाँ आ सकता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, ये यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड किसी भी केस में नहीं आ सकता। तो देखो क्लियर हो गया ना। नहीं तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप ये प्रॉपर ढंग से स्ट्रक्चर्स नहीं बना लेते, आपको डाउट रहेगा कि कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर और बन सकती है, या फिर कोई स्ट्रक्चर आपकी सिमिलर बन चुकी होगी। तो इसीलिए सबसे सिंपल मेथड है। अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि इसमें तो टाइम जा रहा है, हम पेपर में करेंगे तो भी टाइम लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं इतना सिंपली या इतना सिंपल तरीके से या धीरे धीरे हम लोग इसलिए सीख रहे हैं ताकि आपको मेथड समझ में आए। बाकी जितने भी बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। बहुत इजीली क्वेश्चंस आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी पेपर में आता है तो 20 सेकंड्स, नॉट मिनट, 20 मिनट्स अलग है, 20 सेकंड्स, मिस्टेक आप करेक्ट कर लें। 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन। इवन अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, हर एक क्वेश्चन आप 15 सेकंड के अंदर आराम से इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से मेरे को अभी तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना के दी है ना, बना के बताइए आपको। बाकी ये बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन आता है तो माइंड में स्ट्रक्चर क्लिक होनी चाहिए
ये स्ट्रक्चर आएगी, जीआई पूछा है तो जीआई के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है? तो वो सब प्रैक्टिस से आता है, इसीलिए मैं आपको ये सारे स्टेप जो है वो करके बता रहा हूँ, अदरवाइज इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिमिलर इसी तरीके से अगला वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोग HW में करेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 आंसर आएगा इसका। तो ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से तरीके हैं इनको सॉल्व करने के, आप फटाफट से इसको नोट कर लें एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। चलिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे पास में अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो है देखो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। फिर से किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं? द नंबर ऑफ ईथर मेटामर्स रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया है, ऐसा ही क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज है। तो मैंने आपको बताया था कि बिना स्ट्रक्चर को ड्रॉ करे आप किस तरीके से बता सकते हो। यहाँ देखो क्वेश्चन दिया गया है मेटामर्स का, तो ध्यान रखना ईथर के जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे मेटामर्स ही बनेंगे। पोजीशन में भी डाला जा सकता है लेकिन इस केस में वो बनेंगे नहीं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनाना है। देखो आपको जब भी ईथर बनाना हो तो ईथर की रिक्वायरमेंट कंडीशन होती है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है, यानी कि 2 वैलेंस से फ्री होगी। सबसे छोटा ग्रुप यहाँ लगा दो जो कि CH3 होगा, सबसे बड़ा वाला यहाँ लगा दो C3H7। C3H7 की टोटल स्ट्रक्चर बताओ कितनी आती है? 2, हमने देखा था लास्ट क्लास में। अब एक आप लोग इसको शिफ्ट करो तो यहाँ क्या बनेगा बताओ? C2H5, फिर आपके पास में आएगा C2H5 और ये क्या हो जाएंगे? ये एक स्ट्रक्चर। टोटल कितनी आएगी? 2 + 1 = 3। क्लियर है क्या? देखो ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है, ये आपको खुद से करना है। इसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है HW। इसकी लैंग्वेज सेम है, ठीक है, यानी कि ये एग्जाम्पल है, बाकी पूरा लैंग्वेज सेम है। ऑप्शन इसमें नहीं दे रखे होंगे, इसमें ऑप्शन अलग होंगे। अब आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है, तो इसकी टोटल जो स्ट्रक्चर आएगी वो कितनी आएगी वो हम लोग देख लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका, एक स्ट्रक्चर तो ये है, यानी आप इसको तो इंक्लूड करो, 5 स्ट्रक्चर और बन सकती है। कैसे बनाई जा सकती है ध्यान से देखेंगे सभी लोग। यहाँ आपके पास में मिथाइल, यहाँ आपके पास में NO2 को शिफ्ट करते चलो। यहाँ NO2 था ना पहले, इसको हटा दो, यहाँ लगा दो। फिर से क्या करो, यहाँ मिथाइल, यहाँ NO2, फिर से शिफ्ट करो, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये NO2 अगला यहाँ आ जाएगा। फिर से एक और शिफ्ट कर दो, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल लिख लो, यहाँ NO2 शिफ्ट कर दो, यहाँ NO2 आ जाएगा। तो 4 स्ट्रक्चर ये हुए, 3 और 1 4। और देखो और क्या हम लोग कर सकते हैं, एक ये फिक्स है। देखो यहाँ मिथाइल है हमारे पास और यहाँ हमारे पास में है NO2, यहाँ लगा दो और यहाँ एक NO2 लगा दो, एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगी। अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ध्यान से देखना, अगली क्या स्ट्रक्चर बनेगी, दोनों NO2 को पास में लगा दो, ठीक है, और एक मिथाइल जो है वो यहाँ लिख दो। इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। क्या ये बहुत सिंपल है? सॉरी, ये तो सेम आ गई, इसको हटाओ और इसको लगाओ यहाँ पे, ठीक है क्या? ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए जो मतलब सिमिलर ना हो। यहाँ लगाओगे तो यहाँ, चलो यहाँ लगा दो मिथाइल। मतलब कि कुल मिला के टोटल जो स्ट्रक्चर्स बनेगी वो कितनी बनेगी? 6 स्ट्रक्चर्स इसकी बनेगी, जो एक दूसरे की क्या होगी, ये सिमिलर, मतलब बोल सकते हो ये सेम स्ट्रक्चर्स नहीं होगी। एक स्ट्रक्चर ये होगी, 2 3 4 5 और 6। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन तो आप इसको भी खुद से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। C13H28 आपको दिया गया है और इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पेरेंट चेन बनानी है। यानी कि सबसे आप बोल सकते हो कि ऐसी पेरेंट चेन बनानी है जिसमें लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, उससे कम वाली पेरेंट चेन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, देखो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये 5 कार्बन इस तरीके से आ जाएंगे, एक कार्बन दूसरा कार्बन, एक कार्बन दूसरा कार्बन, और यहाँ क्या जोड़ दो, 2 कार्बन जोड़ दो, सही है। तो बहुत सिंपल सा तरीके से बन के देखो, आप कैसे भी करो टोटल आपकी जो पेरेंट चेन आएगी वो 5 ही आएगी। सबसे बड़ी दिक्कत इसी में होती है, आप इसको जब स्टार्टिंग फेज में सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनेंगी, आपके माइंड में ये आएगा ही नहीं कि 5 कार्बन की भी बन सकती है। अच्छा 5 का भी जब बना लोगे तो 5 की तो ये स्ट्रेट चेन तो आप बना लोगे,
लेकिन कहीं ना कहीं जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट है ये लगा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सब्स्टिट्यूट को अगर आप इंक्लूड करो तो चेन 6 कार्बन की बन रही है। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर 6 आता है इसमें। बट इसमें ध्यान रखो ये वाली स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है। अगर आप इन दोनों कार्बन को उठा के यहाँ लगा दो तो देखो 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ डबल कार्बन के होंगे, यहाँ सिंगल कार्बन के होंगे। क्लियर है? तो बहुत सिंपल से हम लोगों ने कर लिया, इसका आंसर 5 होगा। ये हम लोगों ने पहले ही कर लिया, मैंने आपको इसमें बता दिया कि ये एक दूसरे के, देखो ये चेन किसी भी केस में नहीं हो सकते, फंक्शनल किसी भी केस में नहीं होगे, बचे पोजीशन और मेटामर। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन पोजीशन या फिर मेटामर में ही होती है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो पोजीशन हम तभी यूज़ करते हैं जब यहाँ पे जो ग्रुप है वो सिर्फ वन साइड ही चेंज होता है। सुनना ध्यान से, अगर ग्रुप यानी कि ये जो हमारा ग्रुप ऑक्सीजन है, ये जो हमारा ऑक्सीजन है, इसके दोनों साइड में से सिर्फ एक साइड ही क्या होता है, ग्रुप में चेंज होता है, तभी आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, पोजीशन को यूज़ करोगे, फिर वहाँ मेटामर की प्रायोरिटी नहीं रहती। लेकिन अगर दोनों साइड ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं तो मेटामेरिज्म की पॉसिबिलिटी या प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू पोजीशन। बहुत सारे इसको पोजीशन बोल देते हैं, बट ये पोजीशन नहीं है। पोजीशन और मेटामर्स में कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर बाइवेलेंट स्पीसीज के दोनों तरफ ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं तो प्रायोरिटी मेटामेरिज्म की होगी। अगर बाइवेलेंट स्पीसीज के सिर्फ और सिर्फ एक साइड ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बाकी साइड पूरा सेम है, इसका मतलब वहाँ पे आप बोल सकते हो कि वो क्या होगा, वो पोजीशन आइसोमर्स होंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको 2 लेक्चर में करवाया है, मेटामेरिज्म वाले में भी, और दूसरा हमारे पास में जो हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा था वहाँ पे भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है। और मैंने वहाँ पे आपको स्टार मार्क भी करवाया था कि कब ये पोजीशन होगा और कब ये मेटामेरिज्म होगा। क्लियर है क्या? तो बहुत सिंपल सा तरीका है इनको सॉल्व करने का। तो आंसर मेटामर। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H12? C6H12 दे दिया, ये क्लियर है कि यहाँ पे DOA इसका 1 होगा और रिंग बोला गया है, तो इसका मतलब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता क्योंकि इसका DOA 1 ही है और एक रिंग का DOA 1 ही होता है। आपको जो रिंग बनानी है वो कितने कार्बन की होनी चाहिए, वो 3 कार्बन की होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। लेकिन मैं इसको और अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि इसको और अच्छा क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो 3 कार्बन की हमने बना दी, अभी हमारे पास में 3 कार्बन बाकी है। मैंने इस तरीके से लगा दिया, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। मैंने इस तरीके से लगा दिया, दूसरी पॉसिबिलिटी। मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया, ये तीसरी पॉसिबिलिटी। मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया, मान लो ये 4th पॉसिबिलिटी। मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया, मान लो कि ये 5th पॉसिबिलिटी। और मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया, ये 6th पॉसिबिलिटी। क्लियर है कि आपको? तो टोटल इसके आंसर आएंगे 6 इसके स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसको और अच्छा क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जा सकता है, अगर मैं इसमें ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो को इंक्लूड कर दूं, यानी कि आपसे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितनी बनेगी इंक्लूडेड स्टीरियो। अगर आप स्टीरियो को इसमें इंक्लूड करेंगे तो बताना आप इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितनी आएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और हम ये बोल सकते हैं कि जो JEE एडवांस में न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको नंबर लिखने होते हैं, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही 0 से 9 का उसका रेंज होता है, उस वाले क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है। तो ध्यान रखें, एक छोटे क्वेश्चन को भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है आइसोमेरिज्म के अंदर। क्लियर है? तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप इनको फटाफट से नोट कर लें और फिर हम लोग आगे मूव करते हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत टोटोमेरिज्म के बारे में भी देखने वाले हैं। टोटोमेरिज्म हम लोगों ने एक अलग से तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके कुछ वीडियो बना रखे हैं 2, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, टोटोमेरिज्म को स्टडी कर सकते हो और उसके क्वेश्चन हम लोग अभी जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग क्या करें, इसको नोट कर लें, फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं और क्वेश्चन के बारे में। तो देखो शायद आपको ये वाला ऊपर वाला नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डू नॉट रिप्रेजेंट आइसोमर्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको कुछ पेयर दिए गए हैं 4 ऑप्शन के अंदर, आपको ये बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं या कौन से पेयर जो हैं वो आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो पहला वाला करेगा, सेकंड वाला भी करेगा, थर्ड वाला भी करेगा, 4th वाला सिंपल यार दिख रहा है आपको, इसमें तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बेकार सा क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी मैंने ये लिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है वो देखेंगे नहीं ध्यान से,
और यहाँ पे इसी तरीके से क्या होती है, सिली मिस्टेक्स हो जाती है और आप क्या है क्वेश्चन को ऐसा समझ लेते हैं कि यार ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान रखना, अभी के लिए इस ऑप्शन में इसको ज़्यादा बोल सकते हो कि ऑप्शन के अंदर कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कराई गई है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल पे बनाए जा सकते हैं और इस तरीके से फ्रेम करे जा सकते हैं कि जहाँ एग्जामिनर चाहेगा स्टूडेंट को फंसाने का, वहाँ वो फंस जाएगा और वही ऑप्शन टिक करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जब पेपर बनाया जाता है तो कुछ क्वेश्चंस इसी भी तरीके से डाले जाते हैं कि बीच में आपका जो सीरीज़ है क्वेश्चन का वो थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला चल रहा होगा और बीच में ऐसा फर्जी क्वेश्चन डाल देंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस अचानक से जो डाउन था वो और अप हो जाएगा, और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस अप होगा और जल्दबाजी में आप लोग क्या कर देंगे, आंसर गलत टिक कर देंगे और आप सोचेंगे ये तो हमें आ रहा होगा, फटाफट से इसका आंसर ये होगा। ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस को जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से नीट के अंदर आ गया, जब भी आपको ऐसा लगे तो आप एक बार के लिए उसको वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने में 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वेरीफाई करके ही करें। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास नहीं था तो यहाँ वेरिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्लियर है क्या? इसको और अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमर ऑफ बेंजीन, ये आप खुद से करेंगे और वैसे करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तीनों के तीनों आइसोमर्स होते हैं बेंजीन के, क्योंकि इनका DOU सेम होता है। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है, देखो बेंजीन के आइसोमर आपको बनाने हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये आइसोमर कैसे हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, DOU सेम होना चाहिए। इन तीनों का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और DOU भी सेम है। इन सबका DOU कितना आएगा, 3 आएगा। बेंजीन का भी DOU कितना, सॉरी इन सबका DOU कितना आएगा, 4 आएगा। बेंजीन का DOU भी कितना आता है, 4 ही आता है। क्लियर है क्या? चलो, तो ये इसका आंसर 4 हो जाए, इसमें करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये क्वेश्चन है टोटोमेरिज्म से। टोटोमेरिज्म की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको टोटोमेरिज्म की कंडीशन याद नहीं है तो फिर आप टोटोमेरिज्म के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ध्यान रखना, नीट में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट टोटोमेरिज्म के। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है हमसे कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स है, कौन सा जो टोटोमेरिज्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म करने के लिए सिंपल सी कंडीशन है कि अगर मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब वो टोटोमेरिज्म करेगा। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो टोटोमेरिज्म नहीं करेगा। ध्यान रखना, इसमें भी जो मैंने आपको लाइन बोली है, इसमें भी ये जो लाइन है ये एकदम करेक्ट लाइन नहीं है। मैंने बोला कि जिस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही टोटोमेरिज्म शो करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ध्यान रखना, हम कुछ और कंडीशंस भी कंसिडर करते हैं। या मान लो कि आपके पास में अल्फा तो नहीं होगा, लेकिन आप जो है वो अगर कोई ऐसा सिस्टम कॉन्जुगेटेड में हो, वहाँ से वो टोटोमेरिज्म कर रहा हो, तो ये सारा डिस्कशन मैंने टोटोमेरिज्म वाले जो सेपरेट लेक्चर है वहाँ कर रखा है। वहाँ आपको बहुत अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं। मॉलिक्यूल्स लगभग 20 to 25 क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स ऐसे जो टोटोमेरिज्म कर सकते हैं और नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आप उसको जरूर जा करके चेक करें। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आंसर ये हो जाएगा। सर कैसे पता चला कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसके पास तो यहाँ और यहाँ ये अल्फा, इसके पास में भी यहाँ से अल्फा हो जाएगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास में है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों टोटोमेरिज्म करेंगे, ये वाला नहीं करेगा, तो ये एनोलाइट नहीं बनाएगा। इसी तरीके से 16th नंबर क्वेश्चन है। 16th नंबर क्वेश्चन में आपको ये दिया गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग जो है गलत क्वेश्चन मतलब गलत आंसर टिक करते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम उन्होंने पढ़ा क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी एक लाइन बोली है कि मैक्सिमम लोग यही पढ़ते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं या अल्फा हाइड्रोजन ही क्या करते हैं टोटोमेरिज्म में जाएंगे। तो आपसे ये पूछा गया है, देखो हाउ मेनी इनोलाइज्ड या इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, यानी ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं जो इनोल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। टोटोमेरिज्म में पूरा एक्सप्लेन करा है कि हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसे कितने हाइड्रोजन होंगे इस मॉलिक्यूल में जो कि टोटोमेरिज्म या फिर इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होंगे जो टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, उनके अकॉर्डिंग जो आंसर आना चाहिए, देखो आंसर उनके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से ही 2 आएगा। ठीक है, या तो मैक्सिमम लोग इसका आंसर 4 करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ से भी हो सकता है वो आंसर करेंगे 2, और बाकी आंसर इसको अब तुक्का तो आप लोग मार सकते हो, बचे ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम लोग जो है वो यहीं पे फंस जाते हैं। इन 2 ऑप्शन के अलावा आपको कोई तीसरा ऑप्शन देखने को ही नहीं मिलता है। आप जैसे ही इस मॉलिक्यूल को देखते हो और आपसे अगर पूछा जाए कि इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कौन से हैं, आप इन दोनों को देखोगे। अगर आपने बहुत थोड़ा अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इसको भी देख लोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही आंसर इसके गलत आंसर है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ना तो इसमें इनोलाइजेबल हाइड्रोजन 2 है,
ना ही इसमें 4 है, तो फिर करेक्ट आंसर क्या है देखना ध्यान से। मैंने जो अभी भी लाइन बोली थी ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, देखो ध्यान से, अल्फा हाइड्रोजन को लोग कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि ये जो है ये अल्फा है, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला अल्फा होता है। तो अगर हम इसको मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करें तो इसके पास वाला अल्फा है, यहाँ अल्फा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अल्फा हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, जबकि ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। लेकिन ध्यान रखना, अगर कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है तो हम हाइड्रोजन वहाँ से निकाल सकते हैं, जैसा कि कुछ लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो जब आप यहाँ से 2 निकालोगे तो जैसे ही एक हाइड्रोजन जाएगा तो माइनस आएगा, वो माइनस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तक, यानी कि वो माइनस जो है वो अगर ऑक्सीजन तक क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में है, तो आप सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो वो हाइड्रोजन्स भी क्या होते हैं, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स होते हैं। यानी कि 2 यहाँ से, ये तो क्लियर है, लेकिन फिर भी आपका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप इसको भूल चुके होंगे। ठीक है, ये वाला भी तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस डबल बॉन्ड के पास वाला ही है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करवा देगा, टोटोमेरिज्म करवा देगा। सही है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 4 नहीं है, इसका आंसर 7 है। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर गलत करवाते हैं। मैं सारे टीचर्स का नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, उन वीडियोस में मुझे ये मिला है कि ये इसका आंसर, कुछ लोग बताते हैं कि इसका आंसर 4 ही होना चाहिए। अब बुक के अंदर मिस्टेक है, बुक में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, बट ऐसा नहीं है, बुक में कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। आप जब इसका इनॉल फॉर्मेशन करेंगे तो आपको क्लियर कट 7 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे जो इनॉल में कन्वर्ट होने के लिए टोटोमराइज करेंगे पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेट करेंगे टोटोमेरिज्म में और इनॉल का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है क्या सभी को? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, इसका आंसर 7 ही है, कोई आंसर में करेक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग खुद से करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी के जैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो ध्यान रखेंगे, है ना। तो आप इसको खुद को क्या करेंगे, अच्छे से सेल्फ खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो होमवर्क है आपके लिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने ही वीडियो के अंदर डिस्कस करा हुआ है और ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसका परसेंटेज इनॉल जो है वो ज़्यादा होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैक्सिमम लोगों को क्या होता है कि ये दिक्कत आती है कि कब परसेंटेज ऑफ इनॉल ज़्यादा होगा, कब परसेंटेज ऑफ कीटो ज़्यादा होगा। क्योंकि जनरली हम जब कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म पढ़ते हैं तो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म में हमें सबसे पहली ही लाइन ये लिखवाई जाती है, परसेंटेज ऑफ कीटो इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ इनॉल, और हम उसी लाइन को याद कर लेते हैं। जब हमें अलग अलग केस बताए जाते हैं कि इन केस में इनॉल का परसेंटेज भी ज़्यादा होता है, हम वो केस भूल जाते हैं और बहुत जल्दी से आंसर देते हैं कि परसेंटेज ऑफ कीटो तो ज़्यादा ही होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज ऑफ इनॉल। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इन दोनों में जब आप टोटोमेरिज्म करवाएंगे तो इनमें से किसका परसेंटेज इनॉल का ज़्यादा होगा, ये आपको पता करना है। तो अब ये आप कैसे पता करेंगे, क्योंकि आपको ये मेथड्स नहीं बताए गए होंगे, तो ये भी सेम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा गया है, आप हमारे वीडियो के अंदर जा करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे जब आप टोटोमेरिज्म करवाओगे तो जब यहाँ टोटोमेरिज्म होगी, इसका टोटोमर बना करके देखो, कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको। यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा OH, और यहाँ कुछ इस तरीके से रहेगा। मैंने ये अल्फा हाइड्रोजन यूज़ करा, आप ये यूज़ कर सकते हो, आप ये यूज़ कर सकते हो, तो ये वाला बनेगा। जबकि अगर आप इसमें अगर हम बात करें तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, आप इन दोनों में से किसी को भी उठा सकते हो। तो जैसे ही आप इसका टोटोमर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, सही है क्या। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, OH मिलेगा। यानी कि ये वाला जो कंपाउंड होगा ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो जैसे ही एरोमेटिक कैरेक्टर आएंगे तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। और ये जो मॉलिक्यूल है जो कि ये कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म किसके तरफ मूव करेगा, इनॉल फॉर्म की तरफ मूव करेगा। और सिंपल तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ B इज ग्रेटर देन A, है ना। तो B में इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू परसेंटेज ऑफ A। समझ में आया? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको फटाफट से नोट करें। कुछ और टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, फिर हम लोग अपनी इस पूरे लेक्चर को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो कन्फर्मेशनल एनालिसिस जो है पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेन करा गया है, उसका सेपरेट वीडियो है, तो हम लोग वापस उसको नहीं देखेंगे। तो अगर आपको कन्फर्मेशन स्टडी करनी है तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म या कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ N-ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, इन दोनों का आपको क्या है, सेपरेट पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। सिमिलर उसी के क्वेश्चन हम लोग जब वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस
का एक लेक्चर लेकर के आएंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो दिक्कत ये आती है कि हम मेरे को सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। तो कोई हमारे पास में ऐसा ऑप्शन नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे फ़ोटो चलाऊँ जिसमें आपको क्वेश्चन की इमेज दिखती रहे और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता रहूँ, तो वो भी बढ़िया सिस्टम नहीं लगता। और दूसरे हमारे पास में कोई फैसिलिटी अभी है नहीं हाल फिलहाल, तो हमारे पास में यही ऑप्शन है कि हम लोग बोर्ड के ऊपर लिखें, ठीक है। तो अगर जो स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट 1% भी अगर बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग के अकॉर्डिंग कि और कुछ इम्प्रूवमेंट होने चाहिए और अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस या अच्छे टाइप ऑफ लेक्चर जो हैं वो दूसरे टॉपिक पर भी आने चाहिए, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? फटाफट से इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अब हम और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा ये लास्ट टोटल 24 क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये भी टोटोमेरिज्म पर बेस्ड है, बहुत ही सिंपल सेट क्वेश्चन है। आप लोग देखें, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो टोटोमेरिज्म, यानी बताओ कौन से कंपाउंड या कौन सा कंपाउंड जो है वो टोटोमेरिज्म के अंदर जाएगा, यानी टोटोमराइज होगा। तो आपको अभी भी बताया था जिसके पास में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो टोटोमेरिज्म करता है। इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन जो कि यहाँ से मिलेंगे। क्लियर है? इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको टोटोमेरिज्म अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, मैं वापस से आपको बता रहा हूँ, आप हमारे टोटोमेरिज्म वाले लेक्चर को डिस्कस या देख सकते हैं, ठीक है। डिस्कस तो क्या करोगे। 20th एग्जाम्पल जो है हमारे पास में एजुकेशन है, इसमें आपसे पूछा गया कि ऐसा कंपाउंड आपको बताना है जिसमें नेग्लिजिबल इनॉल हो। ये चारों क्वेश्चंस हम लोगों ने उस लेक्चर में डिस्कस करे हैं, वहाँ पे आप लोग जा करके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल्स हैं। देखो, जब आप इसका टोटोमर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा, यहाँ एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा, इस वजह से यहाँ पे इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा, यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ इसमें चिलेशन भी होगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, 21 का टोटोमर बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग खुद से बना सकते हैं इसको। चलो मैं बना के बताता हूँ आपको। अब आप खुद से मैकेनिज्म लिख करके देखें कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ और ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। अब ये बना कैसे होगा ये आपको खुद से देखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ लोन पेयर बनेगा या नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव बनाएगा और वो वापस डबल बॉन्ड बना देगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव जाएगा, ये हाइड्रोजन उठ करके वहाँ चला जाएगा। मैकेनिज्म खुद ब खुद लिख लें। नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको हमेशा थ्योरी को अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपकी थ्योरी अच्छे से इम्प्रूव नहीं होगी तो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे, भले ही आप लोग कितने ही एफर्ट जो है वो लगा लें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, आप क्वेश्चन को रट जरूर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म जरूर लिखें। जब भी आप लोग इनिशियल फेज में हैं, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसको टाइम दें। बहुत बार क्या होता है कि लोग क्वेश्चन को टाइम नहीं देते। क्वेश्चन को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग फेज में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड होगा, कि आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नहीं तो क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही ये आदत डाल लेंगे कि हम लोग हवा में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स आएंगी। लेकिन जब आप क्वेश्चन हाथ से लिख करके पूरा उसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो आपको क्लियरली पता चलेगा कब कौन सा स्टेप फॉलो करना है। एक क्वेश्चन को या एक ही टाइप के क्वेश्चन को अगर आप बार बार सॉल्व कर रहे होंगे, बस आप बोल सकते हो कि कुछ एग्जाम्पल चेंज कर दें या उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके कर रहे होंगे, तो आपको धीरे धीरे एक पैटर्न दिखता जाएगा और आप बहुत सिंपल तरीके से ये खुद भी जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये पता कर लेंगे इन क्वेश्चन को सिंपल या बहुत कम टाइम में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। क्लियर है? तो कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है ये। स्टार्टिंग में आपकी ही हैबिट बनेगी और यहाँ गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम होंगे। स्टेप्स में मिस्टेक करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि स्टेप कैसे लिखा जाता है, तो उससे होगा क्या, उसकी मैकेनिज्म भी अच्छे से समझ में आएगी, उस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है और दूसरे मेथड क्या क्या हो सकते हैं वो भी धीरे धीरे समझ में आएंगे। क्लियर है? चलो अगला एग्जाम्पल है। देखो अगला एग्जाम्पल ड्यूटेरियम एक्सचेंज का है, इस पर आप स्टार कर लें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ अभी आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड का, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप जब भी अगर हम लिखें तो यहाँ पे ध्यान रखना है ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड में क्या होता है
कि जो आप बोल सकते हो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं या फिर इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं, वो सारे के सारे एक्सचेंज होते हैं किसके साथ, ड्यूटेरियम के साथ। बताओ इसके अंदर अल्फा कौन सा है, ये अल्फा, यहाँ से 2 अल्फा, यहाँ से भी 2 अल्फा। तो जब आप देखेंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तब तक नहीं हो सकता, वैसे तो ही नहीं सकता। अगर यहाँ डबल बॉन्ड भी लगा दें तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक आ सकते हैं। डबल बॉन्ड लगाएंगे तो केस अलग हो सकता है, इस वाले केस में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर क्या चला जाएगा, बी। कैसे पता करना है, सिंपल। देखो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों के दोनों अल्फा हाइड्रोजन जो है यानी टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे किसके साथ, ड्यूटेरियम के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है टोटोमेरिज्म का, ये अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी बतानी है, या सॉरी स्टेबिलिटी नहीं बतानी है आपको बताना है कि परसेंटेज इनॉल कंटेंट जो है वो किसका ज़्यादा होगा। आपको ऑर्डर लिखे हुए मिल रहे हैं 1 2 3 2 1 3 3 1 2 या 1 3 2, ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा फिर कम होता जाएगा, सही है क्या। तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तीनों में ही होगी, लेकिन जैसे ही आप बीच में क्या लगा दो, देखो अगर आप बात करें, ये है आपके पास में मिथाइलिन ग्रुप जो कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ आपको 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको सिर्फ 1 हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, यहाँ कोई भी एक भी हाइड्रोजन देखने को मिलेगा आपको। लेकिन ये वाला जो ग्रुप है ये आपको जैसे ही आप नेगेटिव यहाँ पे लेके आएंगे ये इसको अनस्टेबल कर देगा, तो इसका परसेंटेज अच्छा नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका आएगा, 1 2 3 का आएगा, यानी फर्स्ट सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकंड, उससे सबसे कम थर्ड आएगा। मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, ऐसा क्यों होगा। देखो ये आपके पास मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जब भी आप हाइड्रोजन हटाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये, जो लोग टारगेट के स्टूडेंट्स हों अगर वो देख रहे हैं तो उनको ये अच्छे से समझ में आएगा, 11th क्लास के स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, जितने भी मिथाइल यानी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो माइनस बनेगा वो और ज़्यादा अनस्टेबलाइज हो जाएगा, तो यहाँ कभी माइनस बन ही नहीं पाएगा। और जब यहाँ पे माइनस नहीं बनेगा तो ये दोनों साइड क्या करेगी, टोटोमराइज होगी, और जब ये दोनों साइड टोटोमराइज होगी तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट बहुत ही कम आएगा, जबकि इसमें ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये अपना जो बीच वाला अल्फा कार्बन है इसके हाइड्रोजन को यूज़ करेगा और यहाँ से ये टोटोमराइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज आएगा, इसका थोड़ा कम आएगा, इसका बहुत ही कम आएगा, इवन आप बोल सकते हो ये टोटोमराइज नहीं होगा इस वाले से। अब आपको क्या करना है, 24 का ऑर्डर अपने आप लिखना है, ठीक है। और मैं आपको वापस से बोलूँ, अगर आपको थ्योरी नहीं इम्प्रूवड है टोटोमेरिज्म की, अगर आपको लगता है कि आपने जहाँ से भी टोटोमेरिज्म को स्टडी किया है वहाँ पे इस लेवल पर आपको टोटोमेरिज्म नहीं पढ़ाई गई है, तो आप हमारे लेक्चर को जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को ख़त्म करते हैं। 24 क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं जो कि होमवर्क में दिए गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग आइसोमेरिज्म होती है एंड इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही साथ कुछ दूसरे टॉपिक्स के भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे रेगुलर। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सेशन है वो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और इसमें से कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं, कोई भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं होता है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर एक मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं और हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्लियर है। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो कि इस टॉपिक पर वीडियो आना चाहिए आप लोग वो बता सकते हैं, क्लियर है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से आइसोमेरिज्म को पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।